आज रविवार है और शाम के 6:15 बज गए हैं। हमारा फिक्स कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। आप देख रहे हैं वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। कई जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि कक्षा 6 वसंत भाग 1 2 पार्ट में पहले हम पढ़ चुके हैं। आज बारी है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक की। हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम वसंत है और वसंत में हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। आज एक नई बात मैं आपको और बता रहा हूँ। ऐसे प्रश्न है वो भी पूछते रहते हैं। इससे किताब में आप देखिए, अपने फॉर्मेलिटी की बातें हैं वो बाद में करते रहेंगे। ये देखिए आप, ये भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जो आप एनसीएफ करते रहते हो ना, वो एनसीएफ ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा देखो, नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देना। ये छोड़ो, आप देखो, ये रहा शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक जाएंगे। फिर यहाँ अध्यापक क्या कर सकता है वो भी एक बात बताएं कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने। तो कैसे सवाल है वो पूछने चाहिए? कल्पनाशील गतिविधियों से संबंधित। ये मैंने बीच में आपको बता दिया है। हम विश्लेषण कर रहे हैं भाषा की बात का। भाषा की बात में देखिए, पहला पाठ कक्षा 7 की किताब वसंत, और वसंत में हमें पहला पाठ है उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए आप, ये कविता सी कविता ही है पहली, अनुमान। और ये देखो भाषा की बात। थोड़ा धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण, श्रृंखला है वो लिखना भी सीखना है। ये देखो स्वर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है वो सोना होता है। श्रृंखला ऐसे लिखेंगे। श्रृंखला में ये नीचे ये रे नहीं लगाएंगे। लाल किरण सी में रेखांकित शब्द, तो रेखांकित यहां लाल है, यहां स्वर्ण है। गुणवाचक विशेषण है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, सीधा ही प्रश्न है वो आ सकता है। यहां देखो स्वर्ण श्रृंखला, यहां स्वर्ण है, वो स्वर्ण वैसे जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक है, लेकिन फिर भी यहां ये किसका काम कर रहा है? गुणवाचक विशेषण का काम कर रहा है। ये शब्द ढूंढना आपका काम है। दूसरा देखिए, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, और संकेत मिलता है जैसे भूखे और प्यासे, ये सामासिक चिन्ह कहलाता है, जिसको हम योजक कहते हैं। ये सामासिक चिन्ह होता है। अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। ये भूखे प्यासे है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है और इसको सामासिक चिन्ह कहते हैं। एक को ही अगर हम पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर विश्लेषण कैसे होगा? सारी किताब पढ़ी है, परीक्षा नजदीक है, रीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक पूरे हैं, एसआई में भी हैं, सबके लिए है। ये देखो भाषा की बात, हमारी बात है वो भाषा की बात है। भाषा की बात आज जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। अब तक भी कई आए नहीं हैं, कुछ हैं वो ये वेट कर रहे हैं कि पता नहीं क्लास शुरू होगी या नहीं। शुरू हो गई है क्लास, आप जल्दी आए, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, या आप पढ़ रहे हैं क्या। रजिस्टर जरूर निकाल लें। आपने रजिस्टर निकाल लिया, कईयों ने तो नहीं निकाला है, कुछ हैं वो तो रास्ते में देख रहे हैं, लेकिन जो भी हो आप देख तो रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। यहां देखिए, आप नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ती, जरा सी, ये सी देखनी है यहाँ। अनुमान सा से, सन से सफेद, तो ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये सा सी से। यहां हमें दूसरी बात ध्यान में रखनी है, हमें लिखनी है विराम चिन्ह वाली। यहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह की बात है वो हमें ध्यान में रखनी है। समानतावाचक ये शब्द होते हैं। और दूसरे में देखो छू छू कर जोहर, इसको छोड़ दो, ये हमारे इसमें नहीं है। जो छोड़ने का है वो छोड़ना भी चाहिए। अब पूरा विश्लेषण नहीं करना है, हमें छोड़ना भी है। कुछ तो कमेंट भी करते हैं पूरा पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओगे तो पूरे में तो फिर एक किताब ही पूरी होगी अपनी। ये देखो आप, भाषा की बात, अपनी बात कहते हुए लेखन ने अपने समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। ये देखिए आप, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी।
तो संभ्रांत है वो विशेषण है। संभ्रांत शब्द क्या है? विशेषण है। संभ्रांत विशेषण। माँ, दादी, मौसी ये सब है वो जातिवाचक संज्ञाएं होती है। निर्जीव वस्तुओं में निर्जीव शब्द है वो विशेषण है। और फिर देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। ये जीके का प्रश्न मान लो आप पे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं, तो छठी में हमने विशेषण और ये प्राप्त किए। ये देखिए आप, विशेषण और विशेष्य, ये आपके संस्कृत में भी है, रीट में और हिंदी में भी है और सब परीक्षाओं में है। तो यहाँ देखिए आप, संभ्रांत महिला, संभ्रांत विशेषण है और महिला विशेष्य है। दूसरा देखिए, चंचल नदियाँ, समतल आंगन और घना जंगल, ये विशेषण और विशेष्य है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है ऐसे शब्द हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। तो ये विशेष्य की बात थी। अगला देखो, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास के बारे में मैं आपको बता दूं कि दो पदों का ऐसा मेल जिसमें संक्षिप्तता अपनाई गई हो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के पदों के आधार पर 4 भेद होते हैं। हिंदी में हम 6 भेदों के रूप में पढ़ते हैं। 4 भेद हैं, उनमें कौन सा पद प्रधान होता है कौन सा नहीं होता है ये हम आसानी से सीख सकते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, जबकि दूसरा तत्पुरुष समास है उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इस आधार पर ही तत्पुरुष के 2 भेद माने गए हैं। कर्मधारय का भी दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु का भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसी प्रकार से द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यही बात वो बता रहे हैं। और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। ये पदों की प्रधानता के आधार पर कोई भी प्रश्न आए तो आप कर सकते हैं। यहाँ एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि द्विगु समास है उसका पहला पद है वो संख्यावाची होता है, लेकिन दोनों पद संख्यावाची नहीं होते। अगर किसी में दोनों पद संख्यावाची आ जाते हैं इसका मतलब है कि वो द्वंद्व समास है, द्विगु समास नहीं है। जैसे 31 और ये ऐसे हम कर सकते हैं, वो बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। तो ये समास के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। राजा रानी, राजा और रानी द्वंद्व समास है और का प्रयोग करेंगे। तो अन्य उदाहरण आपको माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन ये सभी बताएं। इसमें उल्टा सुल्टा है ये छोड़ दो आप। नदी और दीन भाववाचक संज्ञा गलत लिखा हुआ है, ये किताब में गलती है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है और इसको कोई दुरुस्त कराने वाला है भी नहीं। अगर आप लिख सकते हैं तो एनसीईआरटी को और बोर्ड को लिखिए कि नदी और दीन के आगे जो भाववाचक संज्ञा लिखा हुआ है वो गलत है। गलत का सबूत है वो मेरे से आप ले सकते हैं, ले लेना। क्योंकि हम जानते हैं कि नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है, जबकि दीन है वो गुणवाचक विशेषण है। ये कतई भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकते। इन्होंने उल्टा सुल्टा बताया, जैसे नदी दीन। ऐसा तो हम जो है वो इन शब्दों में करते हैं, जैसे डालडा, तो उल्टे सीधे एक समान डालडा ही बनेगा। लाडला का भी लाडला ही बनेगा। तो ये इस तरह के शब्द हैं वो करते रहते हैं। ये सतलज है, इसको विपाशा कहते हैं। झेलम, रूपपुर, अजमेर, अजयमुरु, रोपड़, बिस्ता ये छोड़ दो, इसमें भी कुछ नहीं है। ही का प्रयोग है। ही में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, ही निपात है। ही निपात के रूप में प्रयुक्त होता है। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, ये किस प्रकार का वाक्य है? महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, इसका मतलब सब जानते हैं। सब जानते हैं तो ये विधानार्थक वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य नहीं है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, या मैं ये कहूँ किसको पता नहीं है कि मैं कैसा हूं, ये सब वाक्य वो विधानार्थक होंगे। ये प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य नहीं होंगे। नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों एक साथ हों तो वाक्य को प्रश्नवाचक मानना है। ये मैंने आपको कुछ को बता दिया था क्लास में। अगला देखो, अगला विश्लेषण देखिए आप। ये देखो, फूले कदम, फूले कदम है, ये कठपुतली आ गई। कठपुतली में एक ही बात बताइए कि कठपुतली शब्द वो किससे बनाए? काठ और पुतली से बनाए। भाषा की बात, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ही किसमें हुआ? कठपुतली में हुआ है। ये देखो, काठ और पुतली, ये इसका संधि विच्छेद भी माना जाएगा। काठ जोड़ पुतली, ऐसे ही काठ का कट बनेगा, कट गुलाब, कट फोड़ा। तो ये देखो, हाथ का हथ बनेगा। हाथ का क्या बनेगा? हाथ, जैसे हाथ गोला नहीं होता, हथ गोला,
ऐसे ही सोना का सोन बनेगा, जैसे सोन चिड़ी, ऐसे मिट्टी का मट बनेगा। तो ये बदलाव है, आगे पीछे, पीछे आगे, नीचे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, देखो दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। आपको यहाँ इतना ही मतलब है कि ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, इसको भी छोड़ो। फिर अगला देखो, ये विश्लेषण के रूप में हमें भाषा की बात है, उसका ही विश्लेषण कर रहे हैं, भाषा की बात हमें देखना है। और ये देखो आप भाषा की बात, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ये पहले भी हमें 6ठी क्लास की किताब है वसंत भाग 1, उसमें भी ऐसा लिख करके आए हैं। ये वाला शब्द से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है ये बताना है। तो मिठाई है वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, आई प्रत्यय में मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, बोलने वाली गुड़िया, गुड़िया जातिवाचक संज्ञा है, और मिठाई भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही आप अन्य शब्द है वो ले सकते हैं। ठो को छोड़ दो आप, ये हमें दूसरी भाषा नहीं सीखती, एक से पार नहीं पड़ रही है। अगला फिर देखो, भाषा की बात में पहले छोटे हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ इस तरह के प्रश्न भी है जो पहले पिछली रीट में आए हुए हैं। मैं बताऊंगा एक प्रश्न आपको, वो इसमें भी आया हुआ है, अभी रीट में आया था। ये देखो भाषा की बात, 4 महीने के होते होते नष्ट हो गए, तो पहुंचते पहुंचते, बनते बनते, लेते लेते, करते करते, यहाँ आपको केवल शुद्धिकरण में ध्यान रखना है। ये अगर आ भी जाए तो आपके पदबंध है, एक पदबंध में ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। जैसे वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया, तो हंसते हंसते, चलते चलते रुक गया, चलता चलता रुक गया, ये नहीं होगा। बस इतना ही याद रखना है इसमें। किनारे किनारे, ये सारी ठीक ठीक। अब ये देखो यहाँ है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, इसको थोड़ा ध्यान में रख लो। भानुमति का पिटारा, ये है आश्चर्यजनक वस्तुओं का संग्रह। आश्चर्यजनक वस्तुओं का संग्रह, दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना, दावा बोलना, आक्रमण करना, घर करना, बसना। घर करना का अर्थ बसना ही होता है। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, शाबाशी देना, ये मुहावरे हैं। फिर अगला देख लो, अगर आप नहीं लिख पाए तो दोबारा देख करके लिख लें। इसको लिखना जरूर है, कुछ है वो लिखने की फॉर्मेलिटी तक भी नहीं कर रहे हैं। अरे करो, कोई न कोई प्रश्न जरूर आएगा, वरना आपने लंबे चौड़े जो लिख रखे हैं ना, उनमें से प्रश्न आने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। तो ये देखिए आप, भाषा की बात चाहिए हमें, तो भाषा की बात, ये काफी बड़ा पाठ है। अगर पाठों का विश्लेषण करें तो हमें काफी टाइम लगता है। ये देखो भाषा की बात, नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश हैं, निर्देशों का हमें कोई मतलब नहीं है, और विराम चिन्हों का हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए था, उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो ये विराम, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, ये यहां पूर्ण विराम होगा। ये देखो विराम चिन्ह आ गया। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, अरे बाप रे, अरे अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। ये देखो वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। तो ये विराम चिन्ह है, कोई खास नहीं है। अंग थर थर कांपने लगे थे, ये चिन्ह इन्होंने लगाई दिया। ये अल्पविराम है, वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। तो यहां फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है वो नहीं आएगा। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। तो ये वाक्य अपने आप में पूरा नहीं है, छोड़ो इसको।
फिर आगे देखिए आप पे उपयुक्त शब्द है वो ध्यान से देखना है। उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता, ये भी पूछ लेंगे। ऊपरी जोड़े उक्त, उपयुक्त। अगला देखो, अगले पाठ में नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। ये भी सी वाला ही है। देखो छोटा सा नन्ही सी चिड़िया सी, देखो इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरणिक से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो चादर, गल्ले ये तो संज्ञाएं हैं, पर्दा भी संज्ञा है, मरियल, छोटा, नन्ही ये विशेषण है, ये विशेषण के साथ प्रयुक्त हुआ है। औंधा, सिमटा ये छोड़ दो। आगे 3-4 पाठों में इंपॉर्टेंट है, वो हमें पूछ सकते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखो भाषा की बात, ये देखो क्या, ये बहुत ध्यान से देखना है। सब देख रहे हो ना? अब ये यही प्रश्न वो पिछली रीट में पूछा। बात वो की वो है, वो दूसरी किताब में था, जसल कुमारी राजकुमारी उससे था। ये देखो पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, ये पर, ये समन सूचक अव्यय के रूप में। कभी पर हिलाती, ये पर संज्ञा है, पर मानी पंख, ये पंख अर्थ है, इस पर का अर्थ परंतु है। इसका अर्थ परंतु नहीं है। देखो गुलाब की डाली पर, इसका अर्थ ऊपर है, परंतु नहीं, ये अर्थ है वो ऊपर, और इसका अर्थ परंतु है, इसका अर्थ क्या है? परंतु। 3 अर्थों में ये पर का प्रयोग होता है। इन्होंने पूछा है तो दूसरा आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक तो ये है, मेज पर चूहा बैठा, मेज पर चूहा बैठा, ठीक है। ये देखो कभी पर हिलाती थी, चिड़िया के पर कतर लिए, चूहे ने चिड़िया के पर कतर लिए, ये पर का अर्थ पंख हो जाएगा। पर मैं नौकरी नहीं लग सकी क्योंकि परीक्षा रद्द हो गई, ये पर का मतलब परंतु हो गया। तो ये पर का प्रयोग है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य सी बातें तो आएंगी, तो पर का हमें पता होना चाहिए कि पर में हमें किस प्रकार का विश्लेषण कर सकते हैं। अभी आगे देखिए आप, ये देखो भाषा की बात, प्रचलित हिंदी रूप लिखे पढ़े, ये भी आपके काम की नहीं है। उदाहरण पढ़िए बहुरीति, ये भी नहीं है। जो नहीं है वो मैं खुद ही छोड़ देता हूं। तभी तो मैंने कहा था कि आपको किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। किताब में जो कुछ होगा और परीक्षा से संबंधित होगा तो वो मैं आपको बताता रहूंगा। आप साथ साथ में नोट करते रहें। नोट करने के लिए देखो बहुत कम है, बीच बीच में गैप आने का मतलब कि हमें ढूंढ रहे हैं काम की बात, एक साथ नहीं पढ़ने। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, सांस रोके हुए उसी तरफ देख रहे हैं, एकटक देखना या मौन होकर के देखना, बीच में कुछ भी नहीं करना, सांस रोकना, यानी एकटक होकर के देखना। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं, एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी, कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया, सफेद, गोल, ये तीनों ही क्या है? विशेषण है। ये विशेषण पदबंध भी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ये विशेषण पदबंध भी। दूसरा देखो कुछ विशेषण नीचे दिए गए, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएंगे। तो ये देखिए आप, ठंडी अंधेरी रात, ताजा स्वादिष्ट, गलत लिखा हुआ है। इन्हें गलतियों को तो भेज दो आप। स्वादिष्ट, खट्टी मीठी विशेषण है। रंगीन स्वच्छ भी क्या है? विशेषण है। रंगीन में ईन प्रत्यय, जहां भी ईन प्रत्यय होगा वो शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। चाहे नवीन है, प्राचीन है, ये सब है वो इसी में आएंगे। तो ये विशेषण के बारे में इसमें बताया हुआ था। पर वाला है वो जरूर याद रखना है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आप भाषा की बात, ये देखो खान पान, ये आ सकता है, खान और पान, इसमें और आ गया। और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं।
जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये सारे आपको याद रखना है। सीना और परोना, भला या बुरा, चलना और फिरना, लंबा और चौड़ा, कहा और सुनी, घास फूस, सभी हैं वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। ये आपको याद रखने हैं। केरल का ओणम त्योहार याद रखना है, ये आप जीके में याद रखना। हिंदी में इनका कोई रोल नहीं है, हिंदी में किसी प्रकार का रोल नहीं। केवल कुछ शब्द, तो इसमें बहुत से शब्दों का विश्लेषण तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन काम काम की भाषा की बात पढ़ लोगे तो भी 5-4 प्रश्न है वो कहीं नहीं जाने के, निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आएंगे। भाषा की बात, ये देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये संधि की दृष्टि है। विस्मय अभिभूत, विस्मय जोड़ अभिभूत, ए और ए मिलकर के आ बना। विस्मय के ये के साथ अभिभूत के ए के मिलने से या हो गया। ए आदि वर्ण है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे क में ए है, कै, ए की मात्रा। आगे देखो कि चिन्ह से आप परिचित हैं, ये देख लो आप, परिचित वो छोड़ो, ये संधि विग्रह देख लो, इनमें से ही कोई उदाहरण पूछ लेंगे। इसका ये होगा नीलाभ, नील जोड़ आभ, नीलाभ। सिंह जोड़ आसन, सिंहासन। नवागंतुक, ये संधि करनी है। दीर्घ संधि के उदाहरण है सारे के सारे। मेघाच्छन्न, मेघ जोड़ आच्छन्न। फिर आच्छन्न के भी आप व्यंजन संधि में 2 टुकड़े कर सकते हैं, चय का आगम है। ये देखिए, ये संधि से संबंधित है। ठीक, मैं पसीने पसीने भी हो रहा हूं, सोच रहा हूं कि आपका एक प्रश्न भी मेरी वजह से सही होता है तो भी ठीक बात है। क्यों ठीक है ना? कमेंट तो करो, लाइक ही कर दो कम से कम। अरे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आपको खूब फायदा होगा। ये जयपुर अधिगम वाले स्टूडेंट अगर हैं वो देख रहे हैं तो वो सबको बता दें कि वसंत भाग 1, 2, 3 ये पढ़ाए जा रहे हैं। भविष्य में रीट तक, रीट से संबंधित सामग्री है वो पढ़ाई जाती रहेगी। रेगुलर क्लास के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अगला देखो, इससे संबंधित और देखिए आप प्रश्न। भाषा की बात, कृष्ण को गौन के रखवारे, ये छोड़ा। अब नन्ही नन्ही बूंदन, ये विशेषण है। नन्ही नन्ही शब्द है वो क्या है? विशेषण है। वीर कुंवर सिंह है, देखिए यहाँ पे, जीके के लिए जरूर पढ़ लीजिए वीर कुंवर सिंह, ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम तो केवल भाषा की बात पर डटे रहेंगे। ये देखो आप, ये आपके वचन से संबंधित प्रश्न आ गए। सेनानी से सेनानियों बना। ऐसे देखो, नीति से 2 प्रकार के बहुवचन रूप बनेंगे, नीतियां और नीतियों। ये दोनों कमेंट करके बताओ आप, कमेंट करके बताएं कि नीतियां हैं वो किस प्रकार का है बहुवचन, और नीतियों किस प्रकार का है। बहुवचन के 2 प्रकार होते हैं, एक तिर्यक और एक रिजु। तो नीतियां हैं वो रिजु है, और नीतियों है वो है तिर्यक। तिर्यक में कारक चिन्ह का लगना आवश्यक है। नीतियां हैं ये विभक्ति रहित होते हैं। ऐसे जिम्मेदारी से इसका एक वचन लिखना है यहां, ये देखो जिम्मेदारी। दूसरा रूप भी हो सकता है जिम्मेदारियां। ये सलामी, सलामियों, सलामियां, सलामियों। ये गोलियों, ये तिर्यक है। स्वाभिमानियों, तो स्वाभिमानी ये एक वचन है। स्वाभिमानियां नहीं होता, स्थितियां होता है। यहां आपको एक ही ध्यान रखनी है कि एक चीज का ध्यान रखना है, रखनी नहीं, ये जिम्मेदारियां, जो शब्द स्त्रीलिंग है उसके बहुवचन 2 प्रकार से बन सकते हैं, या एक तो यहां लग करके, एक यों लग करके। लेकिन जो शब्द पुल्लिंग है उसका एक ही प्रकार से बनेगा, यों से। आप देख रहे हैं इन शब्दों को देख लो, सेनानियों,
ये कभी भी है, ये नहीं हो सकता। सेनानियां, ये नहीं होगा, क्योंकि सेनानी है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ध्यान रखना है। देखो सलामियां हो सकता है, गोलियां हो सकता है, गोलियों हो सकता है, स्वाभिमानियां नहीं हो सकता, स्वाभिमानियों ही होता है। बाकी में हो सकते हैं नीतियां, स्थितियां, स्थितियों, नीतियों, जिम्मेदारियां, ये हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वचन के रूप में इनको याद रखना है। सेकंड गेट में भी है, तो ये टॉपिक है वो SI और रीट में खूब दिया हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। अंत में आपको मैं शब्द भी बताऊंगा, डिक्शनरी दी हुई है। ये देखो भाषा की बात, प्रत्यय की बात है, प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा भाववाचक संज्ञा है, प्रेरक, प्रेरित। प्रेरक और प्रेरित है, ये दोनों ही गुणवाचक विशेषण है। प्रेरक का अर्थ है प्रेरित करने वाला, और प्रेरित का मतलब है जो प्रेरित होता है, ठीक है। जो प्रेरणा ले वो प्रेरित है, जो प्रेरणा दे वो प्रेरक है। ऐसे ही संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह है, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तुनुक, मिजाज, दो शब्दों के मिलने से क्षणिक, तनिक, ये बन गए। तो ये आप छोड़ दो, यहां बस इतना ही है कि गोल, बैंकिंग, ये देखो आप, बैंकिंग, पासिंग, बूट। बूट शब्द पहले सेकंड गेट में पूछा हुआ है, ये विदेशी शब्द है। पासिंग है विदेशी है, बैंकिंग है वो विदेशी है, गोल है वो भी विदेशी है। गोल एक तो जैसे हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, वृत्ताकार, उसको गोल कहते हैं, लेकिन यहाँ गोल की स्पेलिंग होती है जो फुटबॉल में गोल होती है, तो ये विदेशी शब्द है। हमारी ख्वाहिश क्या है, नौकरी लगने की है भाई, हमारी ख्वाहिश तो नहीं है क्या, लेकिन ख्वाहिश शब्द है वो विदेशी है, ये याद रखोगे तभी नौकरी लगोगे। ये भाषा की बात। अनुमानित शब्द, अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का नए नित में परिवर्तित हो जाता है। ये नीचे दे रहे हैं, जैसे प्रमाण से क्या है, प्रमाणित, इत प्रत्यय सब में। व्यथित, व्यथा से क्या बना, व्यथित बना। द्रव से द्रवित, मुखर से मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित, सभी गुणवाचक विशेषण है और इत प्रत्यय के उदाहरण है। ये इत प्रत्यय के उदाहरण है। ये झंकार से झंकृत बना, यहां भी इत ही होगा, तय नहीं होगा। तो ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा देखो आप, इक प्रत्यय से भी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सप्ताह से साप्ताहिक बना। ऐसे देखो मुख से मौखिक बना, मुख से क्या बना, मौखिक। संविधान से संवैधानिक बना, ये सांविधानिक भी बनता है, सांविधानिक। अरे कमेंट तो कर दो, कुछ तो पूछो, कुछ तो करो। ये प्रथम में इक जोड़ेंगे, प्रथम में इक जोड़ने पर क्या बनेगा, प्राथमिक बनेगा। ये इक प्रत्यय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही तो लेवल है आजकल परीक्षाओं का, यही लेवल रहता है। तो नैतिक में देखो नीति जोड़ इक, नीति जोड़ इक है। पौराणिक है, इसमें पुराण जोड़ इक। दैनिक में दिन जोड़ इक, दिन जोड़ इक। यहाँ इक प्रत्यय में मैं आपको बता दूं कि इक प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़ता है वहां मात्राओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन है वो इस प्रकार से होता है, अगर ए की मात्रा है तो आ बन जाती है, अगर दोनों ई और ए की मात्रा है तो ये आई बन जाती है। आई बनने का मतलब ऊपर दो मात्राएं। इसी प्रकार से अगर ऊ की मात्रा है या ओ की मात्रा है तो इससे औ बन जाता है, जैसे कि पौराणिक में बना। और अगर री की मात्रा होती है तो आर बन जाता है। ये आपको याद रखना है। जिन शब्दों में इक प्रत्यय जुड़ता है उन शब्दों की पहली मात्रा, प्रारंभिक मात्रा या स्वर इस प्रकार से बदल जाते हैं। ए आ में बदल जाता है, दोनों ई और ए ऐ में बदल जाएंगे, दोनों ऊ और ओ औ में बदल जाएंगे, और री आर में बदल जाएगा। इक प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जोड़ा जाएगा तो अंतिम मात्रा हटा करके जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इक प्रत्यय हो गया। बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। दूसरा, इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो कितनी बढ़िया बात बता दी। बैलगाड़ी,
घोड़ा गाड़ी। ये देखो आप, यहां तत्पुरुष समास की बात है। तत्पुरुष समास के उदाहरण है बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है, तत्पुरुष समास के उदाहरण। फिर विप्लव गायन आ गया, विप्लवी तो हो रहा है। भाषा की बात देखो, कविता में दो शब्दों के मध्य इसका प्रयोग होता है, कण कण, ये सब में ही होता है। जब भी दो एक से शब्द हैं, विराम चिन्हों का ध्यान रखोगे, विराम चिन्हों से संबंधित बातें हैं। ये देखो कण कण, दो शब्द उथल पुथल, योजक चिन्ह का प्रयोग है। और विराम चिन्हों का उपयोग रुकने आगे बढ़ने इसमें साथ में दिया हुआ है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये छोड़ दो आप, इसमें कोई खास नहीं है। अब देखो पाठ पूरे हो गए, शब्दकोश के बारे में बताता हूं आपको। शब्दकोश में सबसे पहले ये देखिए ऐसे शुरू होगा, लेकिन अगर ऐसे पहले ये आ जाए तो इसका स्थान है। मेरा कहने का मतलब है कि दो शब्द हैं, एक शब्द तो है अघ और एक शब्द है अंश, तो दोनों में अंश पहले देखा जाएगा और अघ बाद में। अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग समान मात्रा समान स्वर में पहले देखे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आजानुलंबित ये मायने है वो ध्यान में रख लेना, आपको इससे काफी फायदा होगा। द्वितीय द्विशाखा में यहां आपको क्षय के बारे में बताने वाला था। एक तो महीना, ये देखो क्वार, क्वार है वो आश्विन को कहते हैं। क्षीण, क्षीण आप देखते रहोगे कि क्षीण वो कहीं बाद में आएगा तो बाद में नहीं आएगा। ये देखिए आप, ख से पहले आएगा क्षय और थ से पहले त्रय आएगा। तो ये सारे हैं वो शब्दों का आपको किस प्रकार से क्रम होता है वो देखना है। ये यहां एक शब्द आप और देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखा आप, मुजी, मुजी कंजूस को कहते हैं, और मृदुल, तो ये ऊ है, इसके बाद में री होता है, री वाला बाद में आएगा, लेकिन में है ए से पहले आएगा। ये मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। अनुस्वार चंद्र बिंदु पहले देखे जाते हैं, री ऊ के बाद में और ए से पहले होता है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जाएगा अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो, क्योंकि ये 7वीं की किताब में है। तो ये संयुक्त व्यंजन और आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलो आप कमेंट करके बताओ, ये बात आ गई। तो हमारे पास दो शब्द हैं, एक है कौन और एक है क्या। दोनों में से शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में कौन सा पहले देखा जाएगा? मैं आपके उत्तरों का इंतजार कर रहा हूं, बताएं। कौन और क्या, दोनों में से पहले किसे देखेंगे? नहीं, ये उत्तर आपका ठीक नहीं है। कुछ क्या को पहले बता रहे हैं, एक दो को पता भी है जिन्होंने क्लास ली है वो। कौन पहले आएगा और क्या बाद में आएगा। समान स्वर में आधा अंत में आता है, समान स्वर में आधा अंत में देखा जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो एक कमेंट करके और बताओ आप। दो शब्द हैं, एक तो है क्षर, एक है खर। दोनों में से शब्दकोश में कौन सा पहले देखा जाएगा? क्षर और खर। क्षर और खर में पहले, एक में क्षय है एक में ख है। आपको ध्यान रखना है हिंदी में पहला वर्ण ए है, अंतिम वर्ण है। क्षय के हैं वो क्षय क में देखा जाएगा, त्रय तय में देखा जाएगा, गे जय के साथ देखा जाएगा। ये भी अभी मैं आपको बता देता हूं। तो क्षर और खर में क्षर पहले देखा जाएगा और खर बाद में देखा जाएगा। ऐसे एक शब्द में कमेंट करके और बताएं। यहां पे दो शब्द हमारे पास, एक है ज्ञान, एक है झगड़ा। झगड़ा नौकरी का ही है। ज्ञान और झगड़ा में से पहले कौन सा देखा जाएगा? चलो बताओ, कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने कि झगड़ा पहले देखा जाएगा। नहीं नहीं, ये गलत बता दिया आपने, ज्ञान पहले देखा जाएगा। ज्ञान का मतलब ये जय से शुरू है और ये किससे शुरू है? जय से शुरू है। तो जय और जय में आपको ध्यान में रखना है कि ज्ञान है वो ज्ञान, जैसे बोलते हैं ना बाबा रामदेव, ज्ञान विज्ञान, ये बोलना है वो ज्यादा ठीक नहीं है। ये बिल्कुल लिपापोती है, ये बिल्कुल अपने अहम या दर्प या घमंड को अभिव्यक्त करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की तरह ही उच्चारण करें, और ये गे ही होता है, गे के रूप में यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, यही हम बोलते हैं। तो ये ज्ञान होगा पहले और झगड़ा बाद में।
जय और ये से बनता है, जो भी जिससे बनता है उसको अलग अलग बोलें, ये जरूरी नहीं होता है। हिंदी में साफ लिख दिया गया है कि भाई हमें ये जो जय और ये से मिलकर के संयुक्त अक्षर हमने लिया है, इसको हमने चेंज कर लिया है, अब हम इसको गे बोलेंगे। तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए, नहीं इतना रूढ़िवादी भी नहीं होना चाहिए। और फिर भाषा है वो सहूलियत की ओर जाती है, हम उसमें कितनी सहूलियत करते हैं वो देखने हैं। देख लो आप यहां देख रहे हो अंत में है पर होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा, यहां जाकर के ये पूरा हो गया। स्मृति से आया और से आधा देखो अंत में है, ये देखिए आप देखो ये से में ऊ की मात्रा, ये से पूरा है, फिर आधा से वो अंत में आया है, आधा से अंत में आया है आगे ने, और ये हर ये है आई गया। तो ये आज का अपना विश्लेषण था। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, भविष्य में भी आप सुनते रहेंगे। अगले संडे को हम 8वीं कक्षा की वसंत पढ़ लेंगे, उसके बाद में रेगुलर क्लास हो सकती है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।